आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। आईएएस मेकर के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का हम अपना पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा राज्य स्वदेशी निवासियों का रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स तैयार करने के लिए एक समिति बनाने जा रहा है? तो इसका मैं आपको सही आंसर बता दूं फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नागालैंड। आइए अब हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। नागालैंड सरकार ने राज्य के स्वदेशी निवासियों को पंजीकृत करने के लिए एक संयुक्त परामर्शदात्री समिति जेसीसी बनाने का निर्णय लिया है। जुलाई 2019 में नागालैंड सरकार ने असम के राष्ट्रीय रजिस्टर के तर्ज पर रजिस्टर फॉर इंडिजीनियस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड को लॉन्च किया था। यह समिति नागालैंड के स्वदेशी निवासियों के रजिस्टर तैयार करेगी। ओके फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं आज के हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, आवश्यक सेवाओं में काम करने से मना करना किस अधिनियम के तहत निषिद्ध है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम। ओके, ऑप्शन ए इसका सही है। आइए अब हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण है, आवश्यक सेवाओं और सामान्य जीवन को बनाए रखने के लिए 1968 में आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट बनाया गया था। इस अधिनियम के चार्टर में आवश्यक सेवाओं की एक सूची शामिल है। कोविड-19 मामलों में तेज़ी से वृद्धि के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है। इसके तहत आवश्यक सेवाओं में काम करने से मना करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वच्छता कार्यकर्ता, पानी और बिजली आपूर्ति सेवाओं में कामगार आदि शामिल हैं। ओके फ्रेंड्स, तो समझ गए आप दूसरा प्रश्न, आवश्यक सेवाओं में काम करने से मना करने किस अधिनियम के तहत निषिद्ध है? तो आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम। आइए चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, किस संस्थान ने आईपी गुरु नामक एक विशेषज्ञ पैनल लॉन्च किया है? तो मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं फ्रेंड्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, NIXI ने। आइए अब हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। NIXI का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने भारत में IPv6 प्रोटोकॉल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कुछ नई पहलों की घोषणा की। दूरसंचार विभाग ने पिछले साल फरवरी में सभी सरकारी संगठनों को मार्च 2020 तक IPv6 में परिवर्तन अनिवार्य कर दिया गया था। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने IPv6 प्रणालियों में परिवर्तन का समर्थन करने के लिए आईपी गुरु नामक एक विशेषज्ञ पैनल लॉन्च किया है। NIXI IPv6 के लिए एक शिक्षा मंच भी बना रहा है जिसे NIXI अकादमिक कहा जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं आज के हम अपने चौथे प्रश्न की ओर। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, MK4428 क्या है जो हाल ही में खबरों में था? ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एंटीवायरल दवा। ओके फ्रेंड्स, आइए अब हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। एक हालिया अध्ययन के अनुसार MK4482 जो एक प्रयोगात्मक एंटीवायरल दवा है, इस दवा से SARS-CoV-2 संक्रमण के लिए उपचारित किए गए हैमस्टर्स के फेफड़ों में वायरस के स्तर में कमी आई है। US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH के वैज्ञानिकों ने नेचर कम्युनिकेशंस नामक पत्रिका में अध्ययन प्रकाशित किया है। MK4482 अब दैनंदिन मानव परीक्षणों में है। आंकड़े बताते हैं कि MK4482 उपचार कोरोना वायरस के लिए उच्च जोखिम को
कम कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए अब चलते हैं हम आज के अपने 5वें प्रश्न की ओर। आज का हमारा 5वां प्रश्न है, किस देश ने यूक्रेन से क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया था? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, रूस ने। ऑप्शन बी, रूस ने। ओके फ्रेंड्स, आइए हम अब इसका विश्लेषण देख लेते हैं। रूस ने 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया था। रूस के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि वह अक्टूबर 2021 से अन्य देशों के युद्धपोतों और गैर वाणिज्यिक जहाज़ों के लिए कर्च जलडमरू मध्य को बंद कर देगा। यह जलडमरू मध्य काला सागर और अजोव सागर को जोड़ता है। तो मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही एसेंशियल फैक्ट बताना चाहूँगा फ्रेंड्स। अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो अगर ये चीज़ न्यूज़ में आया है कि काला सागर और अजोवा सागर में कर्च जलडमरू मध्य, तो यह आपको अपने एटलस में जाके देखना चाहिए और उसको लोकेट करना चाहिए कि ये कहाँ है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काला सागर और अजोव सागर को कौन जोड़ता है, तो उसमें कर्च स्टेट ऑप्शन में रहेगा और आप उसको सही टिक लगा सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस संगठन ने मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदार बनाने की अनुमति दी है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, DRDO ने। आइए अब हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इसका विश्लेषण है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने निजी क्षेत्र की कंपनियों मिसाइल प्रणालियों के विकास और उत्पादन में इसके साथ काम करने की अनुमति दी है। यह घोषणा विकास व उत्पादन भागीदार कार्यक्रम के तहत की गई है। इस कार्यक्रम के तहत वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा इसका आंसर था DRDO ऑप्शन सी। आइए चलते हैं अब आज के हम अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया RXIL जो हाल ही में खबरों में था, किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स MSME। समझ गए? MSME इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। आइए चलते हैं आज के हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वर्ल्ड 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट जारी की है? तो इसका सही ऑप्शन फ्रेंड्स है ऑप्शन डी, यूनेस्को ने। ओके, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वर्ल्ड 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट जारी की है? या किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है तो आप सही टिक लगा के आएंगे, यूनेस्को। तो आइए चलते हैं आज के हम अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने वुमेन एंड मेन इंडिया 2020 रिपोर्ट जारी की है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। इसमें ये ऑप्शन इनको सी डालना मिस्टेक हो गया है, तो कोई बात नहीं, आप लोग देख लेंगे, मैं यहाँ अंडरलाइन कर दिया हूँ। क्वेश्चन था, किस मंत्रालय ने वुमेन एंड मेन इंडिया 2020 रिपोर्ट जारी की है? तो इसका सही आंसर है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा डेली MCQ डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। आप स्वस्थ रहें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।